अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर ये ऐसा सवाल है, इसके ऊपर हम गहराई से अगर सोचेंगे तो जितना सोचते जाएंगे उतना गहरा हम कुएं में उतरते जाएंगे। एक आम तौर पे अगर देखा गया तो एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए या अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें अगर हम देखेंगे तो अगर इस्लामी एतबार से हम देखेंगे, जिसमें कि ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम हमारी नज़र में रखेंगे तो एक आदमी दुनिया में 63 साल अगर रहता है तो वो अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 22,000 दिन के करीब अपनी ज़िंदगी यहाँ पे इस दुनिया में गुजारता है। अब इसमें एक आदमी को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है? अगर 22,000 दिन को भी अगर हम हिसाब ये करेंगे कि 63 साल में आधा 10 साल तो बच्चा लड़कपन में गुजर जाता है, जवानी गुजर जाती है, फिर जब जिम्मेदारी का मामला आता है तो 25 साल तो एक आदमी की ज़िंदगी के ऐसे ही निकल जाते हैं। इसके बाद बचते 40 साल। 40 साल को 365 से करेंगे तो ये होते तकरीबन 13,000 या 14,000 दिन के करीब होते हैं। अब 14,000 दिन में हम किस तरह हमारी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर रोज़ाना 1,000 रुपये एक आदमी अगर खर्चता है तो भी 1,40,00,000 रुपए में पूरी ज़िंदगी आपकी 65 साल तक की ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई। मगर सियासी माहौल जब गर्म होता है हिंदुस्तान में, चाहे वो एक रियासत में हो या किसी पूरी रियासतों का अंदाज़ा लगाएंगे तो इसकी अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से, जिस धड़ल्ले से पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम में जो पैसे पकड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आज इस प्रोग्राम में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप हो सकता है कि आप लोगों की तवज्जो भी इस पे रहेगी कि लोग रोज़ाना करोड़ों रुपए के पैसे यहाँ पे तेलंगाना में पकड़े जा रहे हैं। अगर हम इसी को देखेंगे तो किस तरह कौन सी रियासत में कितने करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। लेकिन ये बात अलग है कि ये पूरे पैसे सियासी लोगों के नहीं होते हैं। बाज़ लोग अपनी ज़मीन बेच के, बाज़ लोग अपने कारोबार के पैसे जो लेके जा रहे हैं उसको पकड़ा जा रहा है। यकीनन 200 करोड़ रुपए आज तक तेलंगाना में जमा हुए, लेकिन फिर यही बात है कि सियासी लोगों के नहीं है। जब तक कि हम इसका सबूत ना देंगे वो पैसे पुलिस के पास या इलेक्शन कमीशन में डिपॉजिट रहेंगे। लेकिन बात यह है कि 200 करोड़ की बात यह है, तो बात 200 करोड़ की जब आती है तो मैं ये कहूँगा कि सियासी आदमी के पास इसमें एक रकम सियासी लोगों की, तो ये है कि सियासी लोग आखिर इनका ज़रिए आमदनी क्या होता है। इसलिए कि 2 लाख रुपए की तो तनख्वाह मिलती है, बाकी सब सेक्रेटरी, ड्राइवर, पुलिस, पैसे, पेट्रोल, ये सब तो फ्री मिलता है। तो 2 लाख रुपए के हिसाब से जो करोड़ों रुपए का इलेक्शन लड़ा जाता है, ये पैसे कहाँ से आते हैं? यकीनी बात है, आप खुद भी सोच रहे होंगे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये आवाम से ही ऐंठे हुए पैसे जो सियासी लीडर के जेब में होते हैं। सियासी लीडर कब निकालता है? सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे निकालता है। 5 साल आपका खून चूसता है, उसके बाद यही पैसे आपके ही खून के पैसों से फिर आपकी पॉलिटिक्स और एक 5 साल आपके खरीद लेता है। तो इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि रकम आप, हर लीडर आएगा, हर लीडर रकम बांटेगा, हर लीडर यही बताएगा कि मैंने ये कारनामे किए हैं, मैंने स्कूल खोला है, मैंने हॉस्पिटल खोला है, मैंने फलां खोला है। लेकिन है तो पैसे आप ही के, और आप ही के पैसे आप ही पे खर्च के आपके ऊपर एहसान जताकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम रतन टाटा की बात करेंगे तो रतन टाटा पुश्तों से एक इंडस्ट्रियलिस्ट ख़ानदान से हुए, तो उनकी आज आमदनी की अगर हम बात करेंगे या उनकी टोटल नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो यकीनन 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ के करीब उनकी बात आती है। अंबानी की बात करेंगे तो अंबानी आज सबसे ज़्यादा अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शुमार हो गए हैं। रतन टाटा में और अंबानी अडानी में फ़र्क यह है कि रतन टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कमाने पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इसीलिए शायद हो सकता है कि वो इस रैट रेस से दूर है और कितने पैसे उनके पास है उनसे उसको कोई सरोकार नहीं है। इसलिए कि टाटा कमाता है तो लोगों को नौकरी भी देता है और खर्च भी करता है फलाह बहबूद के लिए। अंबानी अडानी का मामला ये है कि ये बिजनेसमैन है, चाहे किधर से भी आओ पैसे आना ज़रूरी है। मगर ऐसा ये बात है कि सियासी लीडर के पास पैसे कहाँ से आते हैं? लोग कहते हैं
यहाँ भी कहते हैं, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी कहते हैं, बंगाल में भी कहते हैं कि जो भी वहाँ पे लीडर होता है उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है या उनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ की है। कोई कहते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की आमदनी 2,50,000 करोड़ है। कोई कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के पास 10,000 करोड़ है। बहरहाल जयललिता भी हमारे नज़र से गुजरी है, जयललिता को भी हम देखे हैं, डीएमके का भी मामला आया था, 4G स्कैम की भी बात आई थी। बहरहाल ये सब चीज़ करोड़ों में गई थी। यकीनन इसमें ललित मोदी, नीरव मोदी ऐसे लोग भी हैं जो बैंकों को चूना लगा के भाग गए। बहरहाल बात यह है कि सियासी लीडर के पास पैसे जो आते हैं, या तो ठीक है चंदा अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट से लेते हैं तो अपनी जगह है, लेकिन सरकारी बजट में से पैसे कमाने को आम तासुर ये है कि बजट में से 10% का हिस्सा जो भी काम होता है उनके हल्के में 10% का हिस्सा साहब को पहुंच जाता, या 40% तक भी रिश्वत की बात आम है। लेकिन एक और बात इसमें यह है कि सियासी लीडर अपने पैसे कम बताया तो सियासी लीडर का बेटा हो, या बेटा तो नहीं होता उमूमन, लेकिन ख़ास तौर पे सियासी लीडर का दामाद जो होता है या बेटा जो होता है, ये दो लोगों की कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो साथ ही साथ माला माल होते चले जाते हैं। तो अगर ससुरा लीडर है तो दामाद भी करोड़पति बनता है, अगर बाप लीडर है तो बेटा करोड़ों के रुपए से उकरता है। लेकिन एक आम बात साउथ इंडिया में जो ख़ास तौर पे वही है कि ये लोग इंडस्ट्रीज़ कायम किए हैं। सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, लीडर को छोड़कर जो लोग होते हैं उनके इंडस्ट्रीज़ बनाए, वो लोग बिजनेसेस कायम किए हैं। जैसा हेरिटेज का बिजनेस था तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कायम किया गया था। तो ऐसा बहुत सारे, हैमरॉन बैटरी है तो वो भी गल्ला अरुणा मिनिस्टर थी, लेकिन उनका बेटा गल्ला जयदेव वो कंपनी चलाता है। अब ये है कि दोनों भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। बहरहाल ऐसे चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो तेलुगु देशम का नाम इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि तेलुगु देशम के तमाम कैंडिडेट्स करोड़पति इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। वाहिद जमात है तेलुगु देशम जिसके पूरे कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो आज 55% लोग ऐसे हैं जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और करोड़पतियों की अगर हम बात करेंगे तो 97% लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और जो इलेक्शन में हिस्सा लिए थे। अभी ख़त्म हुए कर्नाटका के इलेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका के इलेक्शन में 2018 में जब इलेक्शन हुआ था कर्नाटका का, तो उस वक्त पुलिस चेकिंग में नोटिफिकेशन आने के बाद से 94 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो 2023 के इलेक्शन में 150 करोड़ के करीब कैश वहाँ पे सीज हुआ था। 24 करोड़ की शराब थी, दूसरे जो तोहफे तहाइफ जो होते हैं वो थे। 2018 में 83 करोड़ का गोल्ड घटा था, 2023 में 83 करोड़ रुपए के भी ऐसे तोहफे तहाइफ घटे थे। और जो सोने की बात है, अगर सोने की बात करेंगे तो 2018 में 44 करोड़ का सोना घटा था, जो इस मर्तबा 96 करोड़ का सोना वहाँ पे घटा है। 2018 में अगर सब तोहफे तहाइफ सोना रकम सब मिला के करेंगे तो 185 करोड़ रुपए वहाँ पे कर्नाटका में इलेक्शन के टाइम पे पुलिस चेकिंग में सीज हुए थे, जो 2023 में बढ़कर 375 करोड़ रुपए हो गए। अब इसमें अगर देखेंगे तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता दल सेक्युलर है, इनके तकरीबन बराबर 226 एमएलएस की असेंबली में 85 से 90 कांग्रेस के लीडर ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल बल्कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी हैं, क्रिमिनल और सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। बीजेपी के भी जो कैंडिडेट्स थे वो भी तकरीबन 85 से 90 के करीब थे। अलबत्ता जेडीएस के जो थे वो तकरीबन 85 के ऐसे एमएलए कैंडिडेट थे जिसके ऊपर क्रिमिनल और सीरियस क्राइम्स के उनके ऊपर केसेस जमा थे। आमदनी के हिसाब से देखेंगे या उनकी टोटल जो नेट वर्थ होती है, ख़ास तौर पे उनकी जो औकात होती है, अगर हम बात करेंगे तो वो है कि कम से कम 5 करोड़ रुपए मिनिमम ऐसे एमएलएस थे। 180 एमएलएस की आज कर्नाटका में असेंबली में मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ है। 2 से 5 करोड़ के बीच में 31 एमएलएस हैं और 50 लाख से 2 करोड़ तक सिर्फ 10 एमएलएस हैं। तो आज क्या ये बात यकीनी हो गई है कि आप करोड़पति अगर है तो ही आप इलेक्शन की तरफ देखें, वरना इलेक्शन से दूरी इख्तियार करें। वैसे कर्नाटका के डीके शिव कुमार जो हैं उनकी तकरीबन 1445 करोड़ या तकरीबन 1450 करोड़ के करीब उनकी नेटवर्थ है, और सबसे कम वहाँ पे जो है एमएलए जिसके पास, कांग्रेस के एमएलए जिसकी अगर हम नेटवर्थ देखेंगे तो वो 313 करोड़ रुपए है।
कर्नाटका के हद तक ये बात नहीं रही है। अगर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ भी तकरीबन 1000 करोड़ रुपए सीज हुए थे इलेक्शन के मौके पर ही। तेलंगाना में अब तक 200 करोड़ रुपए यहाँ पे सीज हुए हैं और हरगिज़ ये रकम, फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पूरी सियासी रकम नहीं है या आवाम के बीच तकसीम करने वाली रकम नहीं है। इसमें सियासी रकम भी है, आवाम की तरफ से जो लेके जो मुंतकिल होने वाली, दुकान से घर को जा रहा या कोई ज़मीन बेच के घर आ रहा, तो भी रकम सीज हो गई है। तो वो रकम यहाँ पे है, लेकिन 200 करोड़ रुपए यहाँ की अभी तक के जो सीजर है उसके ऊपर बात है। अगर हम एनसीपी की भी बात करेंगे तो एनसीपी में सबसे कम परसेंट 59% एमएलए जो हैं एनसीपी के वो करोड़पति हैं। और रहा सवाल डीएमके, इसमें भी 100% लोग करोड़पति हैं। तेलुगु देशम की तरह आम आदमी पार्टी सेकंड नंबर पे आती, जिसके पास 60% लोग ही करोड़पति हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा कि अब फिल वक्त करोड़पति होना तो ही इलेक्शन के तरफ जाना ये एक आम बात हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस 61% करोड़पति लोगों को टिकट देती है। तो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अगर कुछ भी देख लेंगे, बहरहाल करोड़पति लोगों की तादाद बढ़ती चली गई है। लेकिन मैं जो बात शुरू किया था ये थी कि हम अगर दुनिया में 22,000 दिन रहते हैं और लड़कपन के ही अगर 50% दिन निकाल दिए तो सिर्फ 12,000 13,000 दिन जो हमारी ज़िंदगी के बचते हैं उसमें आप करोड़पति बनते हैं या ये रकम जो जमा करते हैं वो क्या करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप खाने वाले, तो अगर 1000 रुपये भी अगर आप अपनी ज़िंदगी के हिसाब से लगा लेंगे तो 1,40,00,000 रुपये अगर आप पूरी ज़िंदगी में कमा लेते हैं तो आपके लिए ये बस हो जाता है। लेकिन लोगों को जो हिरस होती है, उमूमन जो कहा जाता है कि पैसे वाले को पैसे कमाने की जुस्तजू नहीं रहती, पैसे रखने की हिरस जो होती है वो जमा करने की हिरस होती है। तो ऐसी हिरस में जो सियासी लोग जमा करते हैं, करोड़ों रुपए भी जमा करके, वो ये नहीं कह सकता कि मैं सुबह में आज 1 तोला सोना खा लिया या 1 किलो सोना खा लिया। बहरहाल ये जो रैट रेस है पैसे जमा होने की, तो 200 करोड़ रुपए अगर तेलंगाना में आज पकड़े गए हैं और तकरीबन 375 करोड़ कर्नाटका में पकड़े गए हैं और छोटे छोटे रियासतों के साथ उत्तर प्रदेश को अगर मिला लिए तो 1000 करोड़ रुपए ये रकम यहाँ वहाँ पे पुलिस चेकिंग में और सिर्फ इलेक्शन के वक्त पे ये रकम पकड़ गई है। ये बात याद आ रही मेरे को यहाँ पे ये बात करते हुए कि राहुल गांधी का एक इंटरव्यू हुआ, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने मनमोहन सिंह साहब से, प्राइम मिनिस्टर जब वो थे, तो उनसे पूछा था कि आप इकॉनमी को कैसा बैलेंस करें जो हम पूरी दुनिया रिसेशन में गई और हम बच के निकल गए। तो उस वक्त मनमोहन सिंह ऑफ कोर्स माहिर माशियात हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल पैरेलल चलती है। अगर 100% चेक से या डिजिटलाइजेशन से, जो मोदी साहब का नारा था, डिजिटलाइजेशन से चलती है, तो उसके बराबर की इकॉनमी है सो कैश पे चलती है। तो हम किसी को छेड़े बगैर आगे बढ़े, इसीलिए हिंदुस्तान सर्वाइव करा, पूरी दुनिया डिप्रेशन में चले गई थी। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको नज़र में रखना है। लेकिन जो करोड़ों की बात है तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन के ज़माने में 1000 करोड़, 375 करोड़, 200 करोड़ ये जो रकम है, तो ऐसी कितनी रकम ये लोगों के पास है और इनकी आमदनी जो है वो कैसा आई है। अगर ख़ास तौर पे सियासी लीडर की, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो गई, बिजनेसमैन की बात हो गई, लेकिन सियासी लोगों के पास जो रकम करोड़ों रुपए की आती है, तो इसके ऊपर सोचिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप वोट का खटका दबाएंगे तो ये सोच के दबाइए कि मैं इंसान को पैसे के उस पर वोट दूं या इंसान के किरदार को, या इंसान जो ऐसा आदमी जो जीत के मेरे बेहतरी कर सकता है उसको वोट दूं। ये 2 चीज़ों में ही अगर हम फ़र्क करेंगे तो मैं समझता हूं कि 5 साल हो या 15 साल हो, हमारी ज़िंदगी के अच्छे गुजर सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को इस मर्तबा यहीं पर ख़त्म करता हूं, ताकि आप सोचिए और अभी से जहन बनाइए, बनाना भी शुरू करिए अतराफ़ के लोगों का कि किसको वोट डालना है। जिसको भी डालना है आप सोच के वोट डाल सकते हैं। बहरहाल अपनी बात को इस हफ्ते यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।